हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, आरएमएल का भी एग्ज़ाम आने वाला है। आरएमएल और एसजीपीजीआई दोनों का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए हमने अभी टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें हम मॉडल पेपर बना रहे हैं। तो अब ये हम इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो लिए गए हैं, तो आपको ये सब देखना है। आपको आंसर करना है, देखना है कितने आपके आंसर सही होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबको गुड मॉर्निंग। और आज का हम मॉडल पेपर है जिसमें हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे लास्ट में आपको कमेंट में बताना है कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इसमें जब मैं एक क्वेश्चन बोलने के बाद में आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा जिसमें आपको अपना आंसर देख लेना है क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमने 12 मॉडल पेपर ऑलरेडी बना दिए हैं कंप्लीट, जिसमें आपके दोनों पार्ट अलग अलग बनाए हैं। एक नॉन नर्सिंग पार्ट है और दूसरा नर्सिंग पार्ट है। नॉन नर्सिंग पार्ट में आपकी मैथ, जीके, रीजनिंग और इंग्लिश कवर की जा रही है, और नर्सिंग में आपके नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो कवर किए जा रहे हैं। तो ये अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसके अलावा आपको करंट अफेयर की क्लास डेली होती है जो आपको ज़रूर देखनी है। और अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इन एडिशन टू रूटीन वाइटल साइन what should the nurse assess because the client had a lumbar laminectomy। आप रूटीन वाइटल साइन तो ले रहे हो, साथ में और एक्स्ट्रा क्या करोगे अगर पेशेंट को लंबर लेमिनेक्टोमी हुई है तो पहला ऑप्शन है हैंड ग्रैप्स देखेंगे उसके, दूसरा है फुट स्ट्रेंथ देखेंगे, तीसरा एबिलिटी टू स्वेलो, चौथा अब्डोमिनल मसल स्ट्रेंथ। तो क्या देखोगे अगर पेशेंट को लंबर लेमिनेक्टोमी हुआ है तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें लंबर रीजन में आपकी सर्जरी हुई है, यानी कुछ भी मतलब ऑपरेशन हुआ है, सर्जिकल है। यहाँ पर क्या, लंबर लेमिनेक्टोमी, तो सर्जिकल ऑपरेशन हुआ है। तो अगर हैंड ग्रेप्स की बात करें तो ये देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी लंबर भी हुई है और ये आपका लंबर से ऊपर रीजन है, तो ये आपका इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं रोल होगा, तो ये आंसर इसका नहीं आएगा। और एबिलिटी टू स्वेलो, ये यहाँ पर इससे रिलेटेड नहीं है, तो इसको भी नहीं देखने वाले हो। फिर एब्डोमिनल मसल स्ट्रेंथ, एब्डोमिनल मसल स्ट्रेंथ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। फुट स्ट्रेंथ यहाँ पर आपको देखना है, क्योंकि ये आपका जो लंबर रीजन है उसके नीचे का जो, अगर यहाँ पर कुछ भी अगर हुआ, पैरालिसिस हुआ यहाँ से रिलेटेड, तो यहाँ से जितना नीचे जो आपका ऑर्गन है वो सारे काम करना बंद कर देंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है फुट स्ट्रेंथ। यहाँ पर आप फुट स्ट्रेंथ देखोगे कि यहाँ पर जो, जहाँ पर सर्जरी हुई लेमिनेक्टोमी है उसके नीचे सारा ऑर्गन काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ शुड द नर्स पोजिशन द क्लाइंट हु जस्ट हैड ए लीवर बायोप्सी। एक किसी पेशेंट को लीवर बायोप्सी हुई है तो कौन सी पोजीशन आप उसको दोगे। पहला है ऑन द लेफ्ट साइड, दूसरा है ऑन द राइट साइड, तीसरा है सेमी सिटिंग, चौथा है सेमी रिकम्बेंट। तो कौन सी पोजीशन यहाँ पे आप देने वाले हो अगर पेशेंट को लीवर बायोप्सी भी हुई है तो यहाँ पे आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर इज ऑन द राइट साइड। राइट साइड देने वाले हैं यहाँ पे पोजीशन, क्योंकि जैसा कि आपको पता है जो लीवर है वो आपके राइट साइड में होती है, यानी अगर बात करें ये आपका एब्डोमेन है तो यहाँ पर राइट साइड में आपकी लीवर होती है। तो इसमें राइट साइड पोजीशन देने का मतलब है कि अगर पेशेंट इस साइड में लेटेगा तो यहाँ पर लीवर के ऊपर प्रेशर जनरेट करेगा, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए हम इसको राइट साइड में पोजीशन देने वाले हैं आफ्टर लीवर बायोप्सी। इट विल डिक्रीज द चांसेस ऑफ ब्लीडिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नर्स इज असेसिंग द क्लाइंट्स एब्डोमेन, विच शुड द नर्स डू फर्स्ट। एक क्लाइंट एब्डोमेन देख रहे हैं, किसी पेशेंट का एब्डोमेन का असेसमेंट चल रहा है, तो नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले पहला ऑप्शन है स्कल्टेट, दूसरा है
परक्यूस, तीसरा है इंस्पेक्ट, चौथा है पालपेट। तो क्या करना चाहिए एब्डोमिनल असेसमेंट में? तो राइट आंसर इज इंस्पेक्ट। इंस्पेक्शन सबसे पहले करना है। इसकी एक ट्रिक भी है, आप याद कर सकते हैं, आई एम पर पल, ये इसकी ट्रिक है। ये आपको एब्डोमेन पे अप्लाई करना है। आई मतलब इंस्पेक्शन, एम मतलब अस्कल्टेशन, पर का मतलब है यहाँ पे परक्यूशन, और पीएल का मतलब है पाल्पेशन। यानी पहले नंबर पे आपको इंस्पेक्शन करना है, दूसरे नंबर पे आपको अस्कल्टेट करना है, तीसरे नंबर पे आपको परक्यूशन करना है, और चौथे नंबर पे आपको पाल्पेशन करना है। तो ये आपको स्टेप है, याद रखनी है। एग्जाम में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कोई भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A maternity nurse should screen for diabetic mellitus in pregnancy। एक मैटरनिटी नर्स आपका डायबिटिक मेलाइटस डीएम जो कि प्रेगनेंसी में कब असेस करेगी? पहला ऑप्शन है 6 से 17 वीक, 6 to 17 वीक, दूसरा है 18 to 23 वीक, तीसरा है 24 to 28 वीक, चौथा है 28 to 32 वीक। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन है हमारा, एक मैटरनिटी नर्स जो कि डीएम को असेस कर रही है प्रेगनेंसी के अंदर, तो कौन सी वीक में चेक करेगी? तो राइट आंसर है यहाँ पे 24 to 28 वीक, यानी थर्ड आपका जो ट्राइमेस्टर है उसमें चेक करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडियल टाइम टू स्टार्ट फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन टू ऑल एलिजिबल कपल इन ऑर्डर टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए जो आपका फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन दिया जाता है वो कब स्टार्ट करना है? पहला ऑप्शन है 4 वीक बिफोर कंसेप्शन, दूसरा है 4 वीक आफ्टर कंसेप्शन, तीसरा है 8 वीक आफ्टर कंसेप्शन, चौथा है 20 वीक आफ्टर कंसेप्शन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है? तो राइट आंसर इज, देखिए 4 वीक आफ्टर यहाँ पे करना ही नहीं है, बाद में नहीं करना है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आफ्टर इसमें आ रहा है, ये भी नहीं होगा, और इसमें भी आफ्टर आ रहा है, ये नहीं होगा। यानी बिफोर करना है, और बिफोर कितना करना है? 4 वीक। तो राइट आंसर इज 4 वीक बिफोर कंसेप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैरल चेस्ट इज सीन। बैरल चेस्ट किस में देखने को मिलता है? पहला ऑप्शन एम्फाइजिमा, दूसरा रिकेट्स, तीसरा काइफोस्कोलियोसिस, चौथा न्यूमोनिया। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है, बहुत बार पूछे जाने वाला मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है ये। तो राइट आंसर इज एम्फाइजिमा। एम्फाइजिमा में आपको बैरल चेस्ट देखने को मिलता है। बैरल चेस्ट क्या होता है? जो आपका, अगर ये आपकी चेस्ट है तो ये आपका, जैसे हम फ्रंट से देख रहे हैं कुछ इस तरह से, मान लो ये आपकी चेस्ट है, अगर हम फ्रंट से देख रहे हैं तो ये जो डायमीटर है, ट्रांसवर्स डायमीटर, ये जो ट्रांसवर्स डायमीटर, और अगर साइड से देखें कुछ ऐसे, मान लो, ओहो सॉरी बहुत गंदा डायग्राम है, ये अगर साइड से देखें तो ये आपका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर हो गया। तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर और जो ट्रांसवर्स डायमीटर है उसका रेशियो होता है 2:1। जैसा कि देख सकते हो ये आधा है, ये इसका डबल है, तो ये 2:1 रहता है। एम्फाइजिमा में ये 1:1 रहता है, यानी ट्रांसवर्स और एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों डायमीटर है वो सेम हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं बैरल चेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A single tablet 0.5 gram of chlorine is sufficient to disinfect। एक जो सिंगल टेबलेट क्लोरीन की जो कि 0.5 ग्राम की है वो कितने वाटर को डिसइंफेक्ट कर सकती है? पहला ऑप्शन है 10 लीटर ऑफ वाटर, दूसरा 20 लीटर ऑफ वाटर, तीसरा 15 लीटर ऑफ वाटर, चौथा 25 लीटर ऑफ वाटर। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन, 0.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन इज सफिशिएंट टू डिसइंफेक्ट, कितने वाटर को डिसइंफेक्ट कर सकती है? पहला ऑप्शन 10, दूसरा 20, तीसरा 15, चौथा 25। तो यहाँ पर राइट आंसर आने वाला है 20 लीटर ऑफ वाटर, यानी जो आधा ग्राम की जो टेबलेट है वो 20 लीटर पानी को डिसइंफेक्ट कर सकती है, यानी 20 लीटर पानी के लिए सफिशिएंट होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आफ्टर इंसर्टिंग एन इनवेलिंग कैथेटर इनटू एन एडल्ट मेल, द नर्स सिक्योर द कैथेटर बाय। एक पेशेंट के इनवेलिंग कैथेटर लगाया है
तो अब उसको कैसे सिक्योर करेगी? पहला है टेपिंग इट लेटरल टू द क्लाइंट्स थाई, दूसरा है टेपिंग इट अपवार्ड टू द क्लाइंट्स एब्डोमेन, तीसरा है टेपिंग डाउनवर्ड्स क्लाइंट्स थाई, चौथा मेकिंग ए लूप विद ट्यूबिंग एंड टेपिंग ट्यूबिंग टू द क्लाइंट्स थाई। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है? यानी इनवेलिंग कैथेटर आप लगा रहे हैं पेशेंट को, तो उसको कहाँ पर टेपिंग करोगे? तो पहला है लेटरल थाई पे, दूसरा है अपवार्ड एब्डोमेन, तीसरा है डाउनवर्ड थाई, चौथा है लूप विद ट्यूबिंग एंड टेपिंग द ट्यूबिंग टू द क्लाइंट्स थाई। तो राइट आंसर इज टेपिंग इट लेटरल टू द क्लाइंट्स थाई, यानी इसको लेटरल थाई पे आपको टेपिंग करनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉट्स स्टैंड्स फॉर, डॉट्स की फुल फॉर्म क्या होती है? पहला ऑप्शन है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, तीसरा है डिफरेंट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, तीसरा है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट स्कीम, चौथा है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट सर्वे। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या रहने वाला है? तो राइट आंसर इज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ये आपका इसके फुल फॉर्म रहने वाली है। जो डॉट्स है जो आपका टीबी के ट्रीटमेंट के लिए काम में लिया जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट के लिए डॉट्स काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है कुलेन साइन इज फाउंड इन विच डिजीज, कुलेन साइन कौन सी डिजीज में पाया जाता है? पहला है अपेंडिसाइटिस, दूसरा है कोलिसिस्टाइटिस, तीसरा है पेनक्रियाटाइटिस, चौथा है सिरोसिस ऑफ लीवर। तो किस में देखने को मिलेगा कुलेन साइन? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो राइट आंसर इज क्या रहने वाला है यहाँ पे? पेनक्रियाटाइटिस, यानी कुलेन साइन है वो आपको पेनक्रियाटाइटिस में देखने को मिलता है। एक तो कुलेन होता है और दूसरा टर्नर होता है। पहले आपको कुलेन ध्यान में रखना, सी और टी, पहले सी आएगा तो कुलेन, यानी आपकी जो सामने देखोगे, अब आप एब्डोमेन के सामने देखोगे तो अम्बलाइगस के ऐसे चारों तरफ आपको ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा, तो उसको आप बोलोगे कुलेन साइन। अब पेशेंट को टर्न कर दिया तो यानी पीछे की तरफ फ्लैंक एरिया में टर्न कर दिया, यानी पीछे की तरफ बैक में अगर आप देखोगे ब्लूइश डिस्कलरेशन आपको देखने को मिलेगा, तो उसको आप बोलोगे टर्नर साइन। तो ये आपको पेनक्रेटाइटिस में दो साइन है जो बार बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सक्रीटेड इन द ब्रेस्ट मिल्क, कौन सा ब्रेस्ट मिल्क के अंदर एक्सक्रीटेड नहीं होता है? पहला ऑप्शन है जिंक, दूसरा आयरन, तीसरा फॉस्फोरस, चौथा कैल्शियम। तो कौन सा है जो आपके ब्रेस्ट मिल्क के अंदर नहीं होता है? कौन सा एलिमेंट है इनमें से? पहला ऑप्शन आपके पास जिंक, दूसरा आयरन, तीसरा फॉस्फोरस, चौथा कैल्शियम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर इज आयरन। हाँ जी, आयरन, बिल्कुल आयरन आपके ब्रेस्ट मिल्क के अंदर नहीं होता है, जिसकी वजह से अगर आप लॉन्ग टर्म ओनली ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हो, ओनली ब्रेस्ट फीड करवा रहे हो, तो बच्चों के अंदर एनीमिया देखने को मिलता है, एनीमिया देखने को मिलता है। वो कौन सा एनीमिया होता है ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। और ये एनीमिया की स्पेलिंग ए होती है, एनीमिया, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में आयरन नहीं होता है, इसलिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी सब सब्सटेंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन ए पर्सन ईट्स ग्लूकोज द प्रोसेस दैट डज नॉट टेक प्लेस, अगर कोई पर्सन ग्लूकोज लेता है तो कौन सी प्रोसेस नहीं होती? पहला है इंगेशन, दूसरा एब्जॉर्प्शन, तीसरा है डाइजेशन, चौथा है एसिमिलेशन। तो कौन सी आपकी जो स्टेप है वो नहीं होती है? क्या नहीं होता है इन प्रोसेस में से? अगर कोई ग्लूकोज ले रहा है तो क्या नहीं होगा? इंगेशन, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, एसिमिलेशन। तो इसका राइट आंसर होने वाला है, आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर इज डाइजेशन। जैसे कि आपको पता है ग्लूकोज है वो आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, यानी ग्लूकोज को तोड़ने पर आप और कुछ इससे स्मॉलेस्ट नहीं बना सकते, यानी ग्लूकोज है वो आपकी ऑलरेडी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है, तो इसका डाइजेशन होना फिर पॉसिबल नहीं है, यानी ऑलरेडी ये आपकी ग्लूकोज है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है,
जिसके बाद में इसका डाइजेशन कुछ नहीं हो सकता। तो इंगेशन इसका होना है, बिल्कुल ये स्टेप होनी है। एब्जॉर्प्शन आपका ब्लड से होना है, बिल्कुल होना है, आपके ब्लड में जाना है ग्लूकोज। एसिमिलेशन के मतलब है मेटाबॉलिज्म यहाँ से, यानी जो कैटाबॉलिज्म यानी एक ग्लूकोज है वो जुड़ेगा फिर वापस बड़ी स्ट्रक्चर में बन जाएगा। तो ये चीज़ें भी होनी है, यानी सब कुछ होना है डाइजेशन के अलावा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल इन टिश्यू इज कॉल्ड। अगर किसी टिश्यू के अंदर सेल नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं तो उसको आप क्या बोलोगे? पहला ऑप्शन है हाइपरट्रोफी, दूसरा है हाइपरप्लेजिया, तीसरा है एप्लेजिया, चौथा है हाइपोप्लेजिया। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो राइट आंसर इज हाइपरप्लेजिया। दो टर्म होती है, एक तो हाइपरट्रोफी, एक हाइपरप्लेजिया। ट्रोफी आपकी साइज में, जैसे आपकी ये कुछ ऐसी ट्रॉफी रहती है, ऐसी तो नहीं रहती पर मैंने बना दी तो मान लो इसको ऐसी होती है ट्रॉफी। तो ट्रॉफी छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है, सब तरह की ट्रॉफी होती है। तो आपको याद रखना है कि ट्रॉफी तो आपकी बड़ी छोटी सब होती हैं। तो साइज की अगर बात कर रहा है तो ट्रॉफी से आप याद रखना, ट्रॉफी साइज में बड़ी छोटी होती है। तो ट्रॉफी यानी साइज और प्लेजिया बाकी बच गया वो नंबर है। तो मैंने तो ऐसे याद किया, आप जैसे भी याद करो कर लो, याद करना है आपको, शाम दाम दंड भेद कैसे भी याद करो। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन बेबिंस्की रिफ्लेक्स द मोमेंट ऑफ ग्रेटर टोज अंडरगोज। बेबिंस्की रिफ्लेक्स में जो आपका मूवमेंट है ग्रेटर टो का वो किस तरफ जाता है? पहला है डोर्सी एक्सटेंशन, बी है प्लांटर फ्लेक्शन, सी है डोर्सी फ्लेक्शन और डी है आपका प्लांटर अबडक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर इज, चलो आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर विल बी डोर्सी फ्लेक्शन। यानी जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो बेबिंस्की रिफ्लेक्स जो है वो कुछ टेस्ट ऐसे होता है, ये आपके कुछ भी आप ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट को ऐसे पाँव से ऐसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इधर लेके जाते हैं। जैसे ही ये सब करो, ये ऐसा करोगे तो एक तो आपका पाँव है वो आपकी फिंगर्स हैं वो इस तरह से नीचे की तरफ मुड़ जाती है, ऐसे इस तरह से नीचे की तरफ मुड़ जाती है। तो ऐसे अगर मुड़ रही है तो वो नेगेटिव है। लेकिन ये अब देखिए ये जो डोर्सी फ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पे फ्लेक्स हो रही है इधर की तरफ, तो यहाँ पर अगर ऐसा साइन आ रहा है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, डोर्सी फ्लेक्शन। तो ये आपको ध्यान रखना है, डोर्सी फ्लेक्शन इज द पॉजिटिव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीजी वैक्सीन इज गिवन। बीसीजी वैक्सीन कैसे दिया जाता है? पहला है इंट्रामस्कुलर, दूसरा ओरली, तीसरा इंट्राविनस, चौथा इंट्राडर्मल। तो कैसे दिया जाता है बीसीजी वैक्सीन? बीसीजी वैक्सीन का रूट क्या होता है? तो बीसीजी वैक्सीन का रूट इंट्राडर्मल होता है, आईडी इसका रूट होता है आपका बीसीजी का, जो कि एट बर्थ पे लगाया जाता है, एट बर्थ पे लगाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? पहला ऑप्शन है 14 मार्च, 14 फेब, दूसरा 8 मार्च, तीसरा है 18 मार्च, चौथा है 5 अगस्त। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है 8 मार्च। जैसा कि सबको पता है 8 मार्च को आपका वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिकॉज द क्लाइंट हैज हाइपोथायरॉयडिज्म द नर्स एक्सपेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टू बी प्रेजेंट इन द क्लाइंट। अगर किसी पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी? पहला ऑप्शन है वेट लॉस, दूसरा है रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 30 पर मिनट, तीसरा है टेम्परेचर 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, चौथा है स्कैंटी मेंसेस। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो चलिए आंसर देखते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आपकी जो हाइपोथायरॉयडिज्म जब होती है तो आपके सारी बॉडी के जो फंक्शन है, बॉडी के फंक्शन है वो डिक्रीज हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप लेथार्जी हो जाओगे, तो वेट लॉस होने की जगह आपका क्या होगा? यहाँ पर वेट गेन होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद रेस्पिरेटरी रेट की बात करें तो रेस्पिरेटरी रेट है वो यहाँ पर स्लो हो जाएगी, हाई की जगह यहाँ पे स्लो हो जाएगी, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। और मेंसेस की बात करें तो यहाँ स्कैंटी मेंसेस की जगह आपका हैवी मेंसेस आएगा, मेंसेस आपके हैवी यहाँ पर होने वाले हैं। और जो टेम्परेचर है वो आपका लो रहने वाला है, यानी
जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर था 98.6 डिग्री, उससे यहाँ पर कम मिलेगा, जो कि 96.8 डिग्री यहाँ पे मिल रहा है। तो ये आपका हाइपोथायरॉयडिज्म में देखने को मिलेगा, यानी आपको टेम्परेचर है वो आपको यहाँ पर कम देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट इज डिफाइंड एज इन्फेंट बिलो। पहला ऑप्शन है 1000, दूसरा है 1500, तीसरा है 1200, चौथा है 2500। तो इसका राइट आंसर क्या आने वाला है? एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है 1000 ग्राम। यानी जो आपके लो बर्थ वेट बेबी है वो देखिए, जो पहले आपका जो लो बर्थ वेट बेबी किसको बोलते हैं? LBW, लो बर्थ वेट बेबी, जिसका वेट लेस हो कितने से? 2500 ग्राम। अगर इससे कम है तो उसको आप लो बर्थ वेट बेबी बोल देते हैं। अगर आपका 1500 से और 2500 के बीच में है तो आप उसको लो बर्थ वेट बेबी बोल देते हो, लो मॉडरेट बोल देते हो, मॉडरेट LBW, लो बर्थ वेट बेबी, LBW, लो बर्थ वेट बेबी, मॉडरेट। और अगर ये आपका वेट 1500 से 1000 के बीच में है, 1000 से 1500 के बीच में है, तो उसको आप वेरी लो बर्थ वेट बोल देते हैं, वेरी लो बर्थ वेट बेबी बोल देते हो। और अगर ये 1000 से भी कम है तो आप उसको एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक यहाँ पे लो बर्थ वेट बेबी हो गया, और यहाँ पर मॉडरेट और वेरी लो बर्थ वेट, और यहाँ पे एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉजिटिव एजेंट ऑफ टिटनेस। टिटनेस का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? पहला है वायरस, दूसरा है बैक्टीरियल स्पोर्स, तीसरा है प्रोटोजोआ, चौथा है वायरल स्पोर्स। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? पॉजिटिव एजेंट ऑफ टिटनेस। टिटनेस का पॉजिटिव एजेंट क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है बैक्टीरियल स्पोर। बैक्टीरियल स्पोर इसका पॉजिटिव एजेंट रहने वाला है, जिसका मेन जो ऑर्गेनिज्म है वो होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी इसका पॉजिटिव एजेंट रहने वाला है, जो कि एक बैक्टीरिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन यूजुअली डेवलप इनटू मदर आफ्टर। जो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है वो मदर में कब डेवलप होती है? पहला है 18th वीक पे, दूसरा है 20 वीक के बाद 20th वीक, तीसरा है 22 वीक, चौथा है 16th वीक। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होने वाला है, क्या होने वाला है यहाँ पे राइट आंसर? तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर इज 20th वीक, यानी आफ्टर 20 वीक ये आपको प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर बिटवीन। ह्यूमन ईयर की ऑडिबल रेंज इसके बीच में रहती है, कितनी रहती है? तो पहला ऑप्शन है 20,000 हर्ट्ज, दूसरा है 200 to 20,000 हर्ट्ज, तीसरा है 20,000 हर्ट्ज, चौथा है 52,000 टू एंड 2,05,000 25,000 हर्ट्ज। तो यहाँ पर ये सही से नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे ये है 25,000। तो क्या रहने वाली है यहाँ पे रेंज? ऑडिबल रेंज ह्यूमन ईयर की। तो यहाँ पे राइट आंसर इज, चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज 20,000 हर्ट्ज, यानी 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में अगर अगर रेंज है तो ह्यूमन ईयर सुन सकता है, यानी हम सुन सकते हैं। इसको बोलते हैं ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड, ये आपकी ऑडिबल साउंड होती है अगर 20 से 20,000 के बीच में है। तो अगर इससे कम है तो आप इसको नहीं सुन सकते। अगर 20 से कम है तो आप उसको बोलोगे इंफ्रा साउंड, और अगर 20,000 से ज़्यादा है तो आप उसको बोलोगे अल्ट्रासोनिक या फिर अल्ट्रा साउंड।
जो कि आप किस में काम में लेते हो, आपके मेडिकल में काम में लेते हो। ये जो वेव है आपकी मेडिकल में काम में ली जाती है। जो साउंड वेव जिनकी हर्ट्ज, जिनकी आवृत्ति या रेंज जिनकी 20,000 से ऊपर होती है, उनको अल्ट्रासाउंड बोलते हो। ये आपको मेडिकल में काम में लेते हैं, जिसे आप सोनोग्राफी बोलते हो, सोनोग्राफी, या फिर यूएसजी बोल दो, अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसमें आप ये वेव काम में लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नर्स is to remove indwelling urinary catheter from adult client. Which step should be done first? एक पेशेंट का कैथेटर निकालना है, कौन सी स्टेप पहले की जाएगी? पहला ऑप्शन है कट द कैथेटर विद सीजर, दूसरा है विड्रॉ द फ्लूइड फ्रॉम द बैलून, तीसरा है क्लेम द कैथेटर, और चौथा है रिमूव द कैथेटर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इन्वेलिंग कैथेटर है, पेशेंट को वो रिमूव करना है, तो कौन सी पहली स्टेप की जाएगी? तो सबसे पहले क्या किया जाएगा? कट द कैथेटर विद सीजर, ये नहीं करना है, ये सबसे लास्ट में करना है जब आप निकाल के उसको डिस्कार्ड कर रहे हो। फिर ये लास्ट में करना है, तो क्या करना है पहले? विथड्रॉ द फ्लूइड, यानी जो अब आपको निकालना है कैथेटर, तो सबसे पहले आपको फ्लूइड निकालना है। कहाँ पे? जो आपने बैलून में फ्लूइड भरा है वो निकालना है। जब तक वो नहीं निकालोगे ये आपका निकलेगा नहीं, खींचा नहीं जाएगा। क्लेम द कैथेटर, ये करना ही नहीं है, तो बात की, ये तो पहले की थी जब आप इंसर्ट कर रहे होते हैं, निकालते टाइम। अब इसको क्लेम नहीं करना है तो इसका मतलब नहीं है। रिमूव द कैथेटर, पहले विथड्रॉ करना है, उसके बाद में रिमूव करना है, उसके बाद में कट करके फेंक देना है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आंसर देखते हैं। तो विड्रॉ द फ्लूइड फ्रॉम द बैलून इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेस्पिरेटरी सेंटर इज सिचुएटेड एट विच पार्ट ऑफ ब्रेन? कौन से पार्ट ऑफ ब्रेन में आपका रेस्पिरेटरी सेंटर सिचुएटेड? तो पहला है मेडुला, दूसरा है पोन्स, तीसरा है सेरेबेलम, चौथा है थैलेमस। तो यहाँ पर क्या रहने वाला है? तो राइट आंसर इज मेडुला, यानी मेडुला में आपका रेस्पिरेटरी सेंटर सिचुएटेड रहता है। वैसे तो रहने को पोन्स में भी रहता है, लेकिन मेन जो सेंटर है वो आपका मेडुला होने वाला है। जो मेन सेंटर है वो आपका मेडुला है। अगर ऑप्शन में कभी आपको मेडुला नहीं मिलता और पोन्स दे रखा है तो आपको यही करना है, क्योंकि इन दोनों में रहता है, लेकिन जो मेन है वो आपका मेडुला ही है, उसके बाद में आपका पोन्स है। तो दोनों में रहता है, लेकिन आपको प्रायोरिटी आपको मेडुला को देनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Before birth, which of the following will structures connect the right and left auricle of the heart? कौन सी स्ट्रक्चर बर्थ से पहले राइट और लेफ्ट एट्रियम को जोड़ती है? तो पहला ऑप्शन है अम्बिलिकल वेन, दूसरा है फोरामेन ओवल, तीसरा है डक्टस आर्टेरियोसस, और चौथा है डक्टस विनोसस। तो कौन सी स्ट्रक्चर है? तो आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर इज फोरामेन ओवल। फोरामेन ओवल इसका राइट आंसर होने, यानी जो आपका ये हार्ट है, जैसे कि आपको पता है बर्थ से पहले आपका जो हार्ट है वो यहाँ से एक ओपनिंग होती है जो कि ब्लड को बाईपास करती है, ब्लड को आपके बाईपास करती है। तो ये क्या करेगी यहाँ पर, इसको आप क्या बोलोगे? फोरामेन ओवल। जो आपका दोनों एट्रियम को जोड़ने में जो आपका ये ओपनिंग है उसको आप बोलते हो फोरामेन ओवल, जिसको जो क्या करती है आपका ये बाईपास करती है, यहाँ से ब्लड को इधर न जाके लेफ्ट राइट एट्रियम और आपकी पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, ये सबको बाईपास करते हैं। जो डक्टस आर्टेरियोसस है वो आपका यहाँ से जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी से और डायरेक्ट आपका अरोटा में भेजता है। यानी आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो अरोटा निकलता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा निकलता है और ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी है, तो इन दोनों का एक कनेक्शन होता है जो आपका डायरेक्ट इसमें अरोटा में ब्लड चल जाता है, जो कि आपकी पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। तो ये बाईपास होता है। आर्टेरियोसस है जो आपका आर्टरी के याद करने के लिए जो कि आर्टरी का बाईपास है। कौन सी आर्टरी में बाईपास करवाता है? पल्मोनरी आर्टरी से किसको जोड़ता है? आपके अरोटा को।
अरोटा को जोड़ता है। तो ये आपका डक्टस आर्टरी से जो डक्टस वेनोसस है उसको याद रखने के लिए आप याद रखना कि ये वेन को जोड़ता है, वेनोसस है तो वेन को जोड़ता है। तो ये किसको जोड़ेगा, ये आपकी जो अम्बलाइकल वेन है, अम्बलाइकल आर्टरी को किससे जोड़ेगा, ये बाईपास कर देगा आईवीसी से, आईवीसी में बाईपास करता है, ये आपका लीवर से होते हुए जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। मिनिमम इंटरवल बिटवीन द 2 डोज ऑफ टिटनस टॉक्सोइड इंजेक्शन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन शुड बी। क्वेश्चन है मिनिमम इंटरवल बिटवीन 2 डोज ऑफ टीटी, अगर आप एक प्रेग्नेंट वुमेन के टीटी के इंजेक्शन लगा रहे हो तो उसकी दोनों डोज के बीच में कितना गैप होना चाहिए। पहला है 8 वीक, दूसरा है 4 वीक, तीसरा है 3 वीक, चौथा है 2 वीक। तो कितना गैप रहने वाला है यहाँ पर, तो कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर इज 4 वीक। यानी जो आपको टीटी जब भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है पहली टाइम जब हॉस्पिटल जाती है तो फर्स्ट डोज लगवाती है। जब भी प्रेग्नेंट होती है तो फर्स्ट डोज ऑफ टीटी इमीडिएट जब भी फर्स्ट टाइम विजिट करती है तो उसी टाइम लग जाता है। फिर बाद में जो सेकंड डोज है, सेकंड डोज ऑफ टीटी आफ्टर 1 मंथ ऑफ फर्स्ट टीटी, जो फर्स्ट टीटी है उसके 1 मंथ या फिर 1 मंथ को आप 4 वीक भी लिख सकते हो। तो 1 मंथ आफ्टर फर्स्ट डोज ऑफ टीटी, तो तब आपको सेकंड डोज ऑफ टीटी लगवाना है। तो यानी दोनों डोज के बीच में पूरा 1 मंथ का गैप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉलोइंग कार्डियक सर्जरी क्लाइंट यूरिन आउटपुट लास्ट आवर इज 20 ml, द नर्स अंडरस्टैंड दैट द इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग। कार्डियक सर्जरी हुई है तो क्लाइंट जो क्लाइंट्स या पेशेंट का यूरिन आउटपुट है वो लास्ट आवर 20 ml है। तो नर्स अंडरस्टैंड कि यह क्या इंडिकेट कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटिंग। तो पहला है पॉसिबल हाइपरकेलेमिया, दूसरा है इनसफिशिएंट कार्डियक आउटपुट, तीसरा है इनएडिक्वेट फ्लूइड रिप्लेसमेंट, चौथा है डायूरेसिस इज अकरिंग। क्या होने वाला है यहाँ पर, तो आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर इज इनसफिशिएंसी कार्डियक आउटपुट। यहाँ पर हाइपरकेलेमिया यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी यूरिन आउटपुट कम है, और इनएडिक्वेट फ्लूइड रिप्लेसमेंट यहाँ पर फ्लूइड की तरफ इतना फोकस नहीं किया गया है, और डायूरेसिस यहाँ पर हो नहीं रहा है ऑलरेडी, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि यूरिन आउटपुट कम आ रहा है यानी किडनी के पास ऑलरेडी ब्लड कम जा रहा होगा। किडनी के पास ब्लड कम जा रहा है इसका मतलब कार्डियक आउटपुट ही कम है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं इनसफिशिएंट कार्डियक आउटपुट। तो राइट आंसर इज इंडिकेटिंग इनसफिशिएंट कार्डियक आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द हार्मोन दैट स्टिमुलेट रिलीज ऑफ बाइल इनटू ड्यूडिनम। कौन सा हार्मोन जो आपके बाइल को रिलीज करेगा ड्यूडिनम में। तो पहला ऑप्शन है एंटेरोगेस्ट्रोन, दूसरा है कोलिसिस्टोकाइनिन, तीसरा है गेस्ट्रिन, चौथा है सिक्रेटिन। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या रहने वाला है, तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर विल बी कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन है वो आपका हार्मोन है जो स्फिंक्टर ऑफ ओडी को ओपन करता है, ओपन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा हार्मोन, कोलिसिस्टोकाइनिन, जो कि आपके सीबीडी से बाइल को ड्यूडिनम में छोड़ता है, ड्रेन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच इज हाई फिनालामाइन डाइट। कौन सी हाई फिनालामाइन डाइट है। पहला ऑप्शन है मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट, दूसरा है राइस, तीसरा है हाई फैट कंटेंट, और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है, फिनालामाइन डाइट किसके अंदर सबसे ज़्यादा होती है। तो राइट आंसर इज मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट। मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट में फिनालामाइन सबसे
ज़्यादा होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉमनेस्ट कोज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया। कौन सा कॉमन कोज है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का इंडिया के अंदर? पहला है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, दूसरा है कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन, तीसरा है डिहाइड्रेशन, चौथा है प्री मेच्योरिटी। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज प्री मेच्योरिटी, यानी प्री मेच्योरिटी की वजह से सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी देखने को मिलती है इंडिया के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड यूज फॉर डाटा कलेक्शन ड्यूरिंग हेल्थ सर्वे एक्सेप्ट। कौन से मेथड हैं डाटा कलेक्शन का ड्यूरिंग हेल्थ सर्वे एक के अलावा? तो पहला है क्वेश्चनिंग मेथड, बिल्कुल ये है। दूसरा है हेल्थ एग्जामिनेशन एंड लैब इन्वेस्टिगेशन, बिल्कुल हो सकता है। तीसरा स्क्रीनिंग, चौथा ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन भी आपका हेल्थ डाटा कलेक्शन करने का है, यानी यहाँ पे राइट आंसर है वो जाने वाला है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग जो है आपका डाटा कलेक्शन का मेथड नहीं है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मदर्स लास्ट LMP इज December 7th, कैलकुलेट हर EDD। पहला ऑप्शन September 14, दूसरा September 27, तीसरा November 14, चौथा August 23। तो क्या है, अगर LMP दे रखा है तो हम EDD निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला है LMP प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज, ये इसका फॉर्मूला है। तो LMP आपकी है 7 दिसंबर और इसमें 9 मंथ जोड़ने हैं, तो आपकी दिसंबर में जैसे कि 9 मंथ जोड़ोगे तो क्या आने वाला है, दिसंबर में 9 मंथ जोड़ोगे तो सितंबर आएगा, और इस डेट में आपको फिर 7 जोड़ देने, 7 सितंबर आ गया, इसमें 7 जोड़ दोगे तो 14 आ जाएगा, और मंथ सितंबर है तो 14 सितंबर आपका राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर इज 14 सितंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नर्स इज केयरिंग फॉर द क्लाइंट हु हैड टोटल थायरॉइडेक्टोमी। What should the nurse plan to observe the client for immediately after his return to the nursing care unit? क्या देखेगी, कौन सा सिम्टम्स पे ज़्यादा ध्यान देगी अगर एक पेशेंट की अभी टोटल थायरॉइडेक्टोमी हुई है? तो पहला है हॉर्सनेस, दूसरा है साइन ऑफ हाइपरकैल्सीमिया, तीसरा है लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस, चौथा है मेंटल कन्फ्यूजन। तो क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर, क्या देखना चाहिए, किसके लिए ऑब्जर्व करना चाहिए? तो राइट आंसर क्या होगा? तो चलिए आंसर की तरफ देखते हैं। आंसर क्या होगा? आंसर विल बी हॉर्सनेस। हॉर्सनेस यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यानी हॉर्सनेस ऑफ साउंड यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर लेरिंजियल नर्व है, वो लेरिंजियल नर्व है वो डैमेज हो जाती है, डैमेज एट द टाइम ऑफ सर्जरी, सर्जरी से डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे हॉर्सनेस ऑफ साउंड देखने को मिलेगी अगर लेरिंजियल नर्व डैमेज हुई है तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पार्किंसन डिजीज इज कोज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर। पार्किंसन डिजीज कौन से न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलेगा? पहला है एसिटाइलकोलिन, दूसरा सेरोटोनिन, तीसरा डोपामाइन, चौथा एपिनेफ्रिन। तो पार्किंसन डिजीज कौन सी न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलेगा? तो आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। राइट आंसर इज डोपामाइन, यानी डोपामाइन की कमी की वजह से आपको पार्किंसन डिजीज देखने को मिल सकती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच टेस्ट फॉर डायबिटीज मेजर्स द लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ डिजीज। कौन सा डायबिटीज का टेस्ट लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ डिजीज के लिए किया जाता है? पहला है फास्टिंग ब्लड शुगर, दूसरा है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट GTT, तीसरा है फिंगर स्टिक ग्लूकोज टेस्ट, चौथा है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। तो कौन सा किया जाता है टेस्ट लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट मेजर करने के लिए? तो यहाँ पर राइट आंसर इज ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, यानी जो HbA1c या आपका HbA1c
ये आपका HbA1c आपका किया जाता है, HbA1c आपका किया जाता है, जो आपकी 90 डेज की शुगर की हिस्ट्री आपकी बता देता है कि कितना क्या रहा है। तो ये आपका लॉन्ग टर्म का मैनेजमेंट बता देगी कैसा क्या आपने मैनेज किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the most common complication for which a nurse must monitor preterm infant? कौन सा मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जिसमें नर्स मॉनिटर करेगी एक प्रीटर्म इन्फेंट को? तो पहला है हेमरेज, दूसरा है ब्रेन डैमेज, तीसरा है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, चौथा है एस्पिरेशन ऑफ म्यूकस। तो कौन सा है प्रीटर्म इन्फेंट में जो देखने को मिलेगा? तो राइट आंसर इज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, यानी जो प्रीटर्म है उसमें आपको ज़्यादातर आपको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा, क्योंकि लंग्स इमेच्योर हैं। प्रीटर्म के अंदर क्या होता है, आपका लंग्स हैं वो इमेच्योर हैं, सर्फेक्टेंट सही से उसमें होंगे नहीं, डेवलप नहीं है, तो वहाँ पर आपको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिल सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिमूवल ऑफ एन एंटायर लंग इज कॉल्ड, एंटायर लंग को रिमूवल क्या कहलाएगा? पहला है लोबेक्टोमी, दूसरा है न्यूमेनेक्टोमी, तीसरा है सेगमेंटल रिसेक्शन, चौथा है वेज रिसेक्शन। तो यहाँ पर क्या आने वाला है राइट आंसर? रिमूवल ऑफ एंटायर लंग क्या कहलाएगा? तो राइट आंसर इज न्यूमेनेक्टोमी। न्यूमेनेक्टोमी और न्यूमेक्टोमी दोनों वर्ड यूज किए जाते हैं जो कि आपके लंग्स के रिमूवल के लिए बोला जाता है। लोबेक्टोमी में आपका लोब का रिमूवल किया जाता है और सेगमेंटल में आपका सेगमेंट का रिमूव किया जाता है, और वेज रिसेक्शन में आपका वेज का रिसेक्शन किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉट्स फ्रैक्चर इज द फ्रैक्चर ऑफ, पॉट्स फ्रैक्चर किसका फ्रैक्चर है? पहला है स्पाइन, दूसरा है रिब्स, तीसरा है एंकल, चौथा है फीमर। तो किसका होगा पॉट्स फ्रैक्चर? पॉट्स फ्रैक्चर किसका फ्रैक्चर होगा? पहला ऑप्शन स्पाइन, दूसरा रिब्स, तीसरा एंकल, चौथा फीमर। तो राइट आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर इज एंकल, यानी आपके एंकल में अगर फ्रैक्चर होता है तो उसको आप पॉट्स फ्रैक्चर बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेस्टिबुलर फंक्शन इज टेस्टेड बाय, वेस्टिबुलर फंक्शन किससे टेस्ट किया जाता है? पहला है राइनी टेस्ट, दूसरा है कैलोरिक टेस्ट, तीसरा है एकॉस्टिक टेस्ट, एकॉस्टिक रिफ्लेक्स, चौथा है ऑडियोमेट्री। तो आपका किससे होगा वेस्टिबुलर फंक्शन टेस्ट? पहला ऑप्शन राइनी टेस्ट, दूसरा कैलोरिक टेस्ट, तीसरा एकॉस्टिक रिफ्लेक्स, चौथा ऑडियोमेट्री। तो राइट आंसर क्या होगा? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर इज कैलोरिक टेस्ट। कैलोरिक टेस्ट है वो आपका वेस्टिबुलर फंक्शन के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पोस्ट मेच्योर प्रेगनेंसी? पोस्ट मेच्योर या फिर पोस्टम क्या होगी? पहला ऑप्शन है प्रेगनेंसी बियॉन्ड 42 वीक कंप्लीटेड, प्रेगनेंसी बियॉन्ड 28 वीक कंप्लीटेड, प्रेगनेंसी बियॉन्ड 37 वीक कंप्लीटेड, प्रेगनेंसी बियॉन्ड 40 वीक कंप्लीटेड। तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर? पोस्ट मेच्योर प्रेगनेंसी आप किसको बोलोगे? तो चलिए आंसर देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर की तरफ चलते हैं। तो आंसर विल बी 42 वीक कंप्लीट, यानी अगर प्रेगनेंसी है वो आपकी नॉर्मल आपकी 40 वीक की मानी जाती है, 40 वीक की मानी जाती है, लेकिन ये 42 वीक से ज़्यादा हो जाती है तो उसको आप पोस्टम बोल देते हैं, उसको आप पोस्ट टर्म बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एक्टिव इम्यूनाइजेशन RS नेगेटिव मदर एंटी डी गामा ग्लोबुलिन इज एडमिनिस्टर्ड। आपका RS नेगेटिव मदर है तो उसमें प्रिवेंट करने के लिए, एक्टिव इम्यूनाइजेशन प्रिवेंट करने के लिए जो एंटी डी गामा ग्लोबुलिन है वो कब एडमिनिस्टर की जाती है? पहला ऑप्शन है विद इन 72 आवर्स फॉलोइंग डिलीवरी, दूसरा है आफ्टर 72 आवर ऑफ डिलीवरी, तीसरा विद इन 24 आवर ऑफ एडमिशन, तीसरा है ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड। तो कब आपको करनी चाहिए? तो राइट आंसर है, आंसर की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या होगा इसका आंसर।
तो राइट आंसर विल बी विद इन 72 आवर्स ऑफ फॉलोइंग डिलीवरी, यानी आपकी डिलीवरी के 72 घंटे के अंदर अंदर आपको ये लगाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए न्यूली मैरिड हेल्दी कपल इज आस्किंग फॉर द बेस्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एंड विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर द नर्स विल एडवाइज। एक न्यूली मैरिड कपल है जो कि बेस्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के लिए पूछ रहा है, तो आप एक नर्स कौन सा मेथड बताएगी। पहला है बैरियर मेथड, दूसरा है रिदम मेथड, तीसरा है इंट्रायूट्राइन डिवाइस, चौथा है कंबाइंड ओरल पिल्स। तो क्या आएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है न्यूली मैरिड कपल है, तो वहाँ पर बैरियर मेथड नहीं यूज़ करने वाले हैं, इट विल डिक्रीज प्लेजर, इस वजह से बैरियर मेथड जैसे लाइक कंडोम्स ये यहाँ पर यूज़ नहीं करने वाले हैं। फिर रिदम मेथड है, ये भी यहाँ पर सक्सेस नहीं है, नॉट सक्सेस, जो रिदम मेथड है वो यहाँ पर सक्सेस नहीं है। और इंट्रायूट्राइन डिवाइस ये आपके न्यूली मैरिड के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, ये जो जिनके एक बेबी होता है उनके लिए रहता है, यानी पेरा के लिए। जो आपके फर्स्ट ग्रेविडा है, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो रही है, फिर उससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगर बच्चे हैं उसके बाद में ये डिवाइस एडवाइस किया जाता है, नहीं तो नहीं लगाया जाता। न्यू मैरिड में बिल्कुल भी नहीं लगाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर जाने वाला है कंबाइंड ओरल पिल्स, यानी बेस्ट मेथड है वो आपका कंबाइंड ओरल पिल्स है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द लेवल ऑफ केयर दैट इंक्लूड मेडिकल थेरेपी एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट इज कॉल्ड। जो आपका मेडिकल थेरेपी और सर्जिकल ट्रीटमेंट कौन से लेवल ऑफ केयर में आएगा। तो पहला ऑप्शन है प्रीमोडियल लेवल, दूसरा है प्राइमरी लेवल, तीसरा है सेकेंडरी लेवल, चौथा है टर्सरी लेवल। तो कौन सा आने वाला है यहाँ पर, सर्जिकल और जो मेडिकल थेरेपी है वो इस कौन सा लेवल का है। तो यहाँ पर राइट आंसर इज टर्सरी लेवल, यानी टर्सरी लेवल के अंदर आपका सर्जरी है वो टर्सरी लेवल के अंदर आएगी। प्रीमोडियल के अंदर आपकी जो बैड हैबिट्स हैं उनको नहीं अडॉप्ट करना आपका प्रीमोडियल के अंदर आता है। प्राइमरी के अंदर आपका इम्यूनाइजेशन यानी वैक्सीन और हेल्थ प्रमोशन ये आपका प्राइमरी लेवल में आ जाएगा। सेकेंडरी में आपका अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ये आपका सेकेंडरी में आ जाएगा। टर्सरी में फिर बाद में आपका डिजीज़ बहुत आगे बढ़ गई है, अब इसको रिहेबिलिटेशन आएगा इसके अंदर, या फिर सर्जरी हो गई कोई भी जो आपकी डिजीज़ के लेवल को कम कर रही है वो आपका टर्सरी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नर्स इज प्रोवाइडिंग पिन साइट केयर फॉर द एडल्ट हु इज स्केलेटल ट्रैक्शन, व्हाट शुड द नर्स डू व्हेन प्रोवाइडिंग पिन साइट केयर। एक नर्स है जो किसी स्केलेटन ट्रैक्शन में पिन साइट है उनकी केयर कर रही है, तो नर्स को क्या करना चाहिए पिन साइट केयर के लिए। तो पहला ऑप्शन है क्लीन द पिन साइट विद एल्कोहल, दूसरा है क्लीन द पिन साइट विद हाइड्रोजन प्रोक्साइड, फिर नेक्स्ट है क्लीन द पिन साइट विद बेटाडीन एंड अप्लाई स्टेरॉइड ऑइंटमेंट एज ऑर्डर, चौथा है क्लीन द पिन साइट विद सोप एंड वाटर एंड अप्लाई एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट एज ऑर्डर। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, तो जैसा कि पिन साइट है उसको एल्कोहल से क्लीन नहीं करना है, नॉट एडवाइज रहता है। और यहाँ पर पिन साइट है उसको H2O2 से भी नहीं करना है, यहाँ पर क्लीन उसको नहीं करेंगे, और बीटाडाइन से भी नहीं करना है। यहाँ पर कोई ऑइंटमेंट ऑर्डर होगा तो लगाएंगे, लेकिन बीटा से भी नहीं करते हैं यहाँ पर। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी, द क्लीन पिन साइट विद सोप एंड वाटर। सोप एंड वाटर से आपको पिन साइट है वो क्लीन करनी है, और फिर एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट है एज ऑर्डर वो लगाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू प्रॉब्लम विद।
कलर ब्लाइंडनेस किस में प्रॉब्लम होने की वजह से होता है? पहला ऑप्शन है लेंस, दूसरा है कॉन्स, तीसरा है रोड्स, चौथा है एक्वस ह्यूमस। तो वो किसकी वजह से होता है? तो राइट आंसर इज कॉन्स। कॉन्स में अगर प्रॉब्लम है तो आपको कलर ब्लाइंडनेस होने के चांसेस हैं। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ तक चलो इसके बारे में और बता दूं। जो कॉन्स है वो आपका कलर विजन के लिए तो रिस्पॉन्सिबल होता ही है, साथ में आपके लाइट विजन के लिए भी, लाइट के लिए भी कॉन्स होता है। और एक होता है कॉन्स, एक होता है रोड्स। जो रोड्स है वो आपको डिम लाइट में देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डिम लाइट जैसे अंधेरे, जैसे अपना आपने अभी आंखों को देखा होगा, तो जब आप एकदम से अंधेरे से जब लाइट की तरफ जाते हैं तो आप में क्या होता है, जैसे एक आपकी लाइट वाला एरिया और एक आपका डिम लाइट वाला, या फिर अंधेरा बोल सकते हो, डिम लाइट। तो जब आप डिम लाइट की तरफ जाते, डिम लाइट से और लाइट की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आपका कॉन्स का फॉर्मेशन होता है आंखों के अंदर। और जब आप लाइट से डिम लाइट में आते हो तो यहाँ पर रोड्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से ये इंटरचेंज होता रहता है, कॉन्स रोड्स, कॉन्स रोड्स। तो अगर आपके कॉन्स में डिफेक्ट हो गया है तो आपको कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा और आपका इतनी जल्दी से अडेप्टिव भी नहीं होगी आंखें। तो ये आज के हमारे वीडियो में क्वेश्चन थे। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताएं, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो भी आप कमेंट करके बताएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट भी ज़रूर करना, ताकि हमें पता चलेगा कि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।